हमारे बीच में श्री सुभाष चंद्रा साहब हैं आप लोगों के बीच। और उन्होंने सदराई मैं देख रहा हूँ कि सदराई विच इज वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। सदराई जमशेदपुर से उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है, प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल है। उन्होंने सर्व किया है, एयरफोर्स को सर्व किया है। उसके बाद में वो पोस्ट सुपरमिशन डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट कैपेसिटी का सर्व। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच ये है, आप लोग भी अधिक एंटरप्रेन्योर हैं, इनका भी इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए इन्होंने भी एक कंपनी बनाई है जिसमें वो आपके स्किल सिस्टम्स का उसके बारे में अगर वो सब चाहे तो कुछ अपना ब्रीफ कर देंगे आप इसके लिए काम करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे चंद्रा साहब से कि आज इस अटेंडेंस थोड़ी थिन है। आई एम सॉरी फॉर दैट। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। It's okay. We have more and more startups. I think due to Holi and all that, कहीं तक ऊपर हम जाएंगे। कुछ लोग आ रहे हैं, they are on the way. हमारा actually with us. It's okay. Perfect. Please चला था तो फिर बाकी इसके बारे में बताएं। Thank you, Siddiqui साहब। And जैसा सिद्दीकी साहब ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही मेरे बारे में, उसके लिए धन्यवाद। And before we begin, let us know each other. एक दूसरे से आर वी ऑनलाइन? निवेशा जी ऑनलाइन है? Okay. So good afternoon, everyone. So I'm Subhash Chandra, and I'm founder and CEO for Drivem, which is again a startup like yours. And this company post-pandemic I started, post-superannuation. I was on the crossroad thinking कि क्या करना है, whether I have to, just lead a retired life या कुछ अच्छा तो वो रिटायर्ड लाइफ लीड करना है या जॉब लेना है। आई वॉज मार्केटेबल, मार्केट में डिमांड भी था, आई हैड ऑप्शंस, लेकिन लगा कि शायद कुछ सोसाइटी के लिए किया जाए तो वो बेहतर। तो आई चोज टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर, मेरे दिमाग में एक बात खटक रही थी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC हमें, तो DTC ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक ड्राइवर जो है सो ड्राइव करते करते बस जो है पैसेंजर से भरा हुआ था और उसका हार्ट अटैक होता है, उसकी मौत हो जाती है। फॉर्चुनेटली कोई उसमें हताहत या कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बस जो है सो डिवाइडर के साथ रगड़ के और रुक जाती है और उसका हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। दिस वॉज 2018। तो वो जब मैंने न्यूज़ देखा टीवी पे, एंड लुकिंग टू माई बैकग्राउंड, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें होने लगी एंड हाउ बेस्ट वी कैन डू दिस। तो ये मेरे दिमाग में बात आई दैट आई विल टर्न सोशल एंटरप्रेन्योर। सो दैट इज हाउ आई एम अंडर इंक्यूबेशन एट IIT Patna and there. अच्छा, which FIST or TIH or IC, कौन सा? IC में you are there. IC, okay. So I am under incubation at 2 of their incubation centers. One is FIST, that is Foundation for Innovators in Science and Technology, और दूसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। ये दोनों के से हम जुड़े हुए हैं। So that is that. So before we start, maybe we can interact little bit. थोड़ा हम लोग एक दूसरे को जाने कि yes, who am I addressing this? तो एक प्रोफाइल समझ में आता है तो इंटरेक्शन बेहतर होता है। आप बताएं जी। अच्छा, तो आप जुड़े हुए नहीं हैं
उस एंटरप्राइज से आप जुड़े हुए हैं, यस आप अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ओके ठीक है। मेरा नाम सर सुनील कुमार हूँ और मैं एक शिवानिल टी प्रोफेशनल्स नाम से एक बिजनेस कोच के रूप में काम करता हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को से साथ में जुड़ करके और कंपनी को कैसे आगे निकाला जाए इस पे मैं वर्क करता हूँ। ओके, तो मतलब कुछ इनोवेशन एलिमेंट है इसमें क्या? बस ये हुआ कि अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि मतलब कि सारे स्टार्टअप को आगे निकालने के लिए सारे प्रोफेशनल्स ओके, सो अच्छा आप यू आर ए फैसिलिटेटर फॉर स्टार्टअप्स। हाँ स्टार्टअप्स हो गए हैं और भी बहुत सारी Okay. सोशल एंटरप्रेन्योर जैसे बता रहे हैं आप लोग भी हो गए। तो होता है क्या है कि सीए अपने एक अलग फर्म चला रहे हैं, लॉयर अलग अपना फर्म चला रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्फ्लुएंसर है अपना अलग फर्म चला रहे हैं, तो सारे फर्म को मैं एक साथ जोड़ करके मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, सर्विस देता हूँ, स्टार्टअप सबको देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। यस, मेरा नाम गौरव कुमार है। मेरा स्टार्टअप अभी स्टार्ट हुआ है अभी स्टार्ट जी, किस नाम से है, क्या करता है? CKRC का एक कंपनी बना है। क्या चीज का? CKRC CKRC जी, अच्छा क्या करती है ये कंपनी? ये कंपनी सर्विस देते हैं सर, जैसा हो गया क्या पेमेंट का, ओके, पेमेंट का ये सब सर्विस है पेमेंट सिस्टम, जी ओके ठीक। जी। सर मेरा नाम प्रिया गुप्ता हुआ और मैं फाउंडर हूँ मायरा मूर्ति प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मानो इंडिया के नाम से आपने सुना होगा। हम इवेंट मैनेजमेंट पहले से करते थे एंड अब जो है उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐड किया है और उसमें प्रमोशंस हम लोग विद स्क्रैप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ओके, स्क्रैप वी आर बिल्डिंग स्क्रैप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स, उसके बदले में भी हम लोग का जो मास प्रमोशन जो है वो पहले रुक जाता था। तो मैंने देखा था कि मेरा एक्सपीरियंस इवेंट्स का बहुत साल का है, तो मैंने देखा कि जो लोग हैं स्टार्टअप्स है बेसिकली या कोई नेता भी है, तो उनका प्रमोशन है ना, जैसे आज हमने बुलाया यहाँ पे लोगों को, तो जानकारी की चीजें थी बट लोग आ नहीं पाए हैं, लेकिन एंड यूजर तक चीजें नहीं जा पाती है। तो हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोशन ही कर रहे हैं बट इन अ यूनिक वे। वी आर कलेक्टिंग स्क्रैप विद द एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म और वो बिल्ड हो रहा है, बट वी आर डूइंग इवेंट मैनेजमेंट। तो स्क्रैप को क्या करते हैं? स्क्रैप के लिए सर वेंडर जो है ना वो स्क्रैप कलेक्ट कर लेंगे ओके, और हम लोग उनको पॉइंट्स देंगे, आप उनको पैसा भी मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलेगा। इसके बदले में आपका प्रोडक्ट है, इनका किसी का भी प्रोडक्ट्स है, वो हम लोग जो है वो लोगों को देंगे विद सब्सिडी प्राइस, तो वो आपका प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंच जाएगा। Have you tied up with municipal corporation also? No, certainly yet they haven't. I have tried, but they haven't given any Okay. response. Going forward, that should be the. Yes, sir. आप बताएं. Use the mic. हेलो, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ सर। मैं गोपिका एग्रो फूड का फाउंडर हूँ। मेरा बेसिकली वर्क है मशरूम कल्टीवेशन का। हम लोग मशरूम कल्टीवेशन का वर्क ग्रुप में करते हैं, लेडीज लोग को समूह बना के फिर उन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर उन लोग जो है मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। पापड़ हो गया, बड़ी हो गया, अचार हो गया, जो भी प्रोडक्ट हुआ करवा के फिर हम लोग उसको मार्केटिंग करते हैं, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। तो इसमें इनोवेशन है क्या आपका? जी सर। क्या इसमें सारा का सारा टीम सब हम लोग का बना हुआ है, टीम के थ्रू सारा। नहीं, इनोवेशन है क्या कुछ उसमें? नहीं सर, अभी तो उसमें नयापन है सब, कुछ नयापन है? नयापन तो सर जनरली क्या होता है कि जैसे अभी मशरूम पे हम सिर्फ हम ही वर्क नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारी वर्क हो रही है, गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रही है और लोकल फंड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कर रही है। तो उसमें कुछ नयापन में जैसे सर हम लोग प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं उसमें इनोवेशन है। उसमें है जी। अच्छा, that is important. जी बताएं। सर मेरा नाम आदिल अख्तर है। हम सर फूड प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट को हम लोग प्रोसेस करके और उससे क्रश और सॉसेज बनाना चाहते हैं। सर अभी हम लोग बिहार स्टार्टअप में अप्लाई किए हैं और हम सेलेक्ट हो गए हैं,
फंड के इंतजाम। Okay. Okay. Great. Sir, you have also got the fund from Bihar Startup as well. No, I haven't applied yet. Okay. We have got from there. That's why I just told you कि हमारा जो है ना वो क्योंकि हमें जो मिला है जो इंक्यूबेशन मिला है वो IIT से ही मिला है। Okay. बिहार स्टार्टअप के थ्रू। Okay. Okay. So thank you so much. Maybe we would connect with online participants later. So let us start. So ये जो आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है एक व्हाट इज मार्केटिंग। प्रॉब्ली निमिषा जी ने बताया कि बहुत डिमांड है इस टॉपिक का। व्हाट इज मार्केटिंग, उसको कैसे करना है और स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से बताना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज एक तो मेरा जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो बैंकिंग का है, तो मार्केटिंग भी बैंकिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हमने किया है। ऑफ कोर्स मैं अपने स्टार्टअप के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ, बट सब लोगों को बताना इट वॉज ए चैलेंज, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। सो आई shall we start the presentation, Nimisha ji? So this is the practitioner's perspective, since I have been a marketing practitioner और अपने पूरे करियर में 36 साल का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है एंड 2 साल हमारा एज अ फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स। So yes, so I have almost have and 2 years at Drivem, so that makes it a 40 years of working life. So, but then yes, I am inspired by Todd Henry. ये किताब है टॉड हेनरी, डाई एम्प्टी। इस किताब में कहा गया है कि यू शुड डाई गिविंग अवे वॉट एवर यू हैव, फिजिकल पोजीशन से ज़्यादा मेंटल पोजीशन। तो वॉट एवर एक्सपीरियंस जो कि 40 वर्षों का हमारा है, so I wanted to give back and I'm actually now working on road safety which promises to save country, देश को 1 लाख करोड़ का बचत। सब लोग कमाने की बात सोचते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, मैं देश का पैसा बचाने की बात करता हूँ। अभी देश का लॉस करीब 5 लाख करोड़ का है सालाना, जिसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं या एंडिवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ देश का बचा देंगे। और इस बात से हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। ये हमारा पहला अटेम्प्ट है ग्लोबली जिस लाइन पर हम काम कर रहे हैं, और ये स्टार्टअप बिहार से चल रहा है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास निमिषा जी का भी आदेश है कि टाइम जो है सो 2 बजे से आगे नहीं जाना, इसलिए उस हिसाब से ही हम काम शुरू करेंगे। तो इसका can you do this full slide? So you can be interactive, मतलब Okay, ठीक है, that's okay, ठीक है। तो hands-on experience ज़्यादा अच्छा रहता है। hands-on experience ज़्यादा अच्छा रहता है। But yeah, but then मुझे जो बताया गया है I have to stick to it because उनका भी एक topic coverage is important. So yes, so accordingly हम दोनों साथ चलेंगे, करते चलेंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। नहीं उसको स्क्रीन नहीं उसको लेफ्ट वाले को उसके लेफ्ट को क्लिक करिए आप। जो उसको परसेंटेज मत घट, नहीं आप लेफ्ट आइए ना, लेफ्ट हाँ उसको क्लिक करिए। तो जैसा कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उसको आपको मार्केट में लेके जाना है। उसके बिना फिर आपका बाकी कोई मतलब नहीं निकलता कि अगर आपने कुछ बना लिया और उसको मार्केट में लेके नहीं गए। तो आप जो भी जिस भी एक्टिविटी में है अल्टीमेटली आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाने के लिए क्या क्या चीज़ की जानकारी चाहिए उसी के ऊपर ये मेरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है। मार्केटिंग का जो डेफिनेशन है आप सभी शायद पढ़े होंगे किसी न किसी समय में, लेकिन हमने एक जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग डेफिनेशन है वो पहला वाला ऊपर में है, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है उसने इसको ऑफिशियली कहा है
क्योंकि क्या मार्केटिंग एक बड़ा ही व्यक्तिगत मामला होता है। हर एक ऑथर का अपना एक डेफिनेशन होता है। मार्केटिंग पे जो भी किताब लिखता है अपना एक उस पर डेफिनेशन दे देता है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में समझेंगे, बट ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है कि प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब आपका प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं, दैट है वो प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए कीमती है, दैट हैज सम वैल्यू, कि बिना ग्राहक को वो दिए हुए वो नहीं चलेगा। क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को एंड सोसाइटी एट लार्ज, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन है। एक लाइन में जो हमने अपने 40 साल का निचोड़ में बताते हैं, और ये भी बड़ा ही एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, टू मीट कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। एक लाइन का डेफिनेशन। अब इसके अंदर टू मीट कस्टमर नीड्स तो एक बात है, और वो भी प्रॉफिटेबली, यानी कि उसमें हमको प्रॉफिट भी, मार्जिन भी कमा लेना है। ये दोनों का आप करेंगे, दोनों का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके इसमें सारी गतिविधियां मार्केटिंग की उसमें आ जाती हैं। तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है। और एक फिलिप कोटलर का नाम सुना है आप लोगों ने? फिलिप कोटलर मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हुए। उनका जो डेफिनेशन था वो, जिसमें वो कहते थे, इट्स ऑल अबाउट डिमांड मैनेजमेंट, क्रिएट डिमांड, forecast demand, plan your supply and control the processes to have a profitable operation. इसमें create में से छूट गया है। It's all about demand management that includes creating, forecasting, planning, control of processes that gives है ये कोटलर साहब का डेफिनेशन है। एक क्विकली हम लोग एक मार्केटिंग की दुनिया को समझ लेते हैं कि क्या चीज है। एक पीटर ड्रकर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? ये बहुत बड़े मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे, थिंकर थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बारे में बताया। आप जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ABCD आपने स्टार्टअप खोला है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी, चाहे वो टाटा सन्स हो, चाहे वो रिलायंस हो, या आपका स्टार्टअप हो, सबका एक ही पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टू क्रिएट कस्टमर एंड रिटेन देम। खत्म। ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट कस्टमर। तो रायसो डैफरे फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का ये मतलब है पीटर ड्रकर के शब्दों में। और इसमें सारा चीज आपका मार्केटिंग का आ जाता है। टू क्रिएट कस्टमर एंड रिटेन देम, उसको रखिए, ग्राहक बनाइए और उस ग्राहक को अपने साथ जोड़ बनाए रखिए। इसके लिए जो कुछ भी आपको करना है वो सारा मार्केटिंग में आता है। और यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का, बिजनेस हाउस का उद्देश्य होता है। मार्केटिंग कहाँ से आया? मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि मार्केटिंग एक डिसिप्लिन है जो करना जरूरी है। क्या रशिया और चाइना में मार्केटिंग होता है? क्या होता है? क्या देखा आपने? शेयर करिए कुछ। मार्केटिंग बॉडी जो इंटरनेशनल बॉडी, वही बात है। नहीं सर, वो चाइना रशिया का प्रोडक्ट्स कुछ अच्छा भी है। चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मार्केटेड प्रोडक्ट या मैं उसके नहीं है, मैं मार्केटिंग जो प्रैक्टिस, जो प्रोफेशन है, वो कम्युनिस्ट कंट्री में प्रैक्टिस नहीं होता है। धीरे धीरे चाइना ओपन हो रहा है, तो जैसे जैसे वो मार्केट ग्लोबली वो इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसने कुछ मार्केटिंग शुरू की होगी। शायद इसी को सुन करके या देख करके आप बोल रहे हैं। बट कम्युनिज्म पर से, कम्युनिज्म में ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की चीज है मार्केटिंग, जहाँ पे आपको फ्री चॉइसेस हैं।
जहाँ पर आपको चॉइस है ऑफ प्रोडक्ट, सेलर एंड बायर। रशा में आज भी आपके पास वो कार्ड बना होता है, जैसे राशन कार्ड होता है ना, अपने कार्ड बना होता है और आपको उसमें क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहता है। सवेरे जाइए, अपना ब्रेड अंडा दूध जाके दुकान से ले लीजिए। अब चॉइस, ये कोई चॉइस नहीं है कि हमको इस ब्रांड का हम ब्रेड खरीदेंगे या वाइट ब्रेड नहीं ब्राउन ब्रेड लेंगे। सॉरी, वो बना हुआ है। अब उसी में से चाहे वो आप पेमेंट मैकेनिज्म क्या है आई डोंट नो, लेकिन कार्ड वही है। इसका मतलब जो सप्लाई है वही आपको मिलेगा। देयर इज नो चॉइस। ना तो इसलिए ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड नहीं है। आप वहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे जाके दुकान में, तो ब्रेड उठा लीजिए, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट। सारा गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। और आज से अगर 40 साल पहले चले जाइए तो हमारे देश की स्थिति कुछ वैसी ही थी। एक वेस्पा स्कूटर लेने के लिए हमने देखा है लोगों को 4 साल 5 साल वेट करना पड़ता, क्योंकि प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज्यादा था। मारुति 800 जब मार्केट में लो तो फ्री मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे, वो भी सुजुकी को परमिशन मिला था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट बहुत एडमेंट थी उस समय और स्ट्रॉन्ग कांग्रेस गवर्नमेंट थी। एंड संजय गांधी वॉज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट ऑटोमोबाइल्स। तो एज ए स्पेशल केस सुजुकी के साथ टाई अप करके मारुति आई। तो दैट इज हाउ फर्स्ट कार। नहीं तो हम बचपन से लेके जवानी तक जो है हमारा, वो एम्बेसडर और फिएट में ही निकल गया पूरा देश का, नॉट मेरा। ये चॉइस नहीं था। 91 में जब लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी बोलते हैं, हाँ, तो जाकर के फिर हमारे यहाँ कंपनी आना शुरू हुई। नाउ यू हैव फ्री चॉइस कि मुझे ये नहीं लेना, वो लेना। अभी भी तो सिलेंडर और रेलवेज और बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें भी तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स। इसका नेशनल इम्प्लीकेशंस है। धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आफ्टर ऑल एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया कि नहीं हो गया? तो रेलवे इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट। आप ये देखें, वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लॉन्च है, इट इज एक स्टेप प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। और ये एक तरह से सरकार को ये गॉड गिफ्टेड, आई वुड नॉट से गॉड गिफ्टेड, बट एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कोरोना काल का, जिसमें सरकार ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है टू रैशनलाइज रेलवेज। रैशनलाइज रेलवेज, जितने भी सोशल मेजर पे ट्रेन चल रही थी, फलाना मिनिस्टर का घर है वहां पे एक पैसेंजर गाड़ी चलना चाहिए। 10-20 दूध वाले गंगा उधर से आते थे तो वो दीघा लाइन चलता था 10-20-50 लोगों के लिए, याद है? जिसको तोड़ के अटल पथ बन गया, जिसको तोड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज है, वो टाइम टू टाइम वो भी चेंज होता है। Sir, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि LPG concept is at the time of Congress, then why present time he opposed to the privatization? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेट अस नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट। Concept उन्हीं का है, लेकिन कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, तो ये वही तो होता है। और मतलब अपडेटेशन सब चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन तो होता ही है। अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हो सकता है, बट आई वुड नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। इससे क्या हम मार्केटिंग अभी सीख रहे हैं। सर, मार्केटिंग ग्रोथ होगा सिर्फ प्राइवेटाइजेशन आने से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी सर। एब्सोल्युटली, इतना सामान बेच पा रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। आपको चॉइसेस है ना मार्केट में। आप हम ये देखिए, हम इतने स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हैं, ठीक है? some people are online as well, and I think number of startups I think cross 1 lakh currently in India. So 1 lakh startup है, and they all have certain amount of innovations in them. इसलिए उनका प्रोडक्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी में चलेगा, तभी तो ये रिकॉग्नाइज हुए हैं स्टार्टअप्स। ऐसे थोड़ी हो गए स्टार्टअप। There is an element of innovation in all startups.
और बिना उसके फिर वो रिकग्निशन DPIIT नहीं देती है. हाउ मेनी ऑफ यू आर DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स? Sir, I've been taken, but it is in the pipeline. DPIIT रिकग्निशन नहीं है अभी. Startup Day वाली लोकेशन दिया है, अभी किया नहीं, अप्लाई नहीं किया अभी तक. Okay, okay. So that is one registration you must have, so that no one would look at you funding. So even Bihar, I don't know how Bihar government gave you funds, because DPIIT के बिना तो बिहार सरकार भी नहीं देती है. नहीं सर, वो हमारा आइडिया सेलेक्ट हो गया था, मेरा हो गया था, तो आफ्टर दैट वी मेड दैट. Okay. या वी मेड इनिशियल सीड्स के लिए देता है, बाद में उसके बाद रजिस्टर करने के बाद ही लार्ज कैपिटल एलोकेट करता है. Okay, Bihar government. Yeah. So okay, so they give more than 10 lakhs also. हाँ, 10 लाख 50 लाख का भी है. जब DPIIT रजिस्टर हो जाएगा Okay. 50 लाख. Okay, great. DPIIT provide only fund or market both. मार्केट क्यों देगा? दे प्रोवाइड फंड, मार्केटिंग आपको खुद करना है. अच्छा, अभी हम आते हैं, कमिंग बैक टू मार्केटिंग. तो लेट अस हैव लिटिल फोकस्ड अटेंशन. मार्केटिंग को समझना जरूरी है. आप सब लोग स्टार्टअप में हैं, तो मार्केटिंग को अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बिकॉज विदाउट मार्केटिंग आप फिर आगे नहीं कर पाएंगे कुछ भी. आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनाना है और उसको मार्केट चलाना है. तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में आपको समझा दिया कि जहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल है. तो मार्केटिंग एसेंशियली इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी फिलॉसफी. जहाँ जहाँ पे फ्री मार्केट वही मार्केटिंग होती है. जहाँ पे फ्री मार्केट नहीं है, जहाँ पे कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट पैटर्न है इकोनॉमी का, वहाँ पे मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एवरीथिंग इज अ कमोडिटी. देयर इज नो ब्रांड. मार्केटिंग हैज टू हैव अ ब्रांड. कोई भी चीज है, लैपटॉप लेने जाइए, एक मैं जस्ट डायल पे लैपटॉप के लिए सिर्फ एक बार डाल दूं कौन सी दुकान बढ़िया है, 50 SMS और वो फोन कॉल आना शुरू हो जाता है, मेरा लैपटॉप मेरा लैपटॉप में. जस्ट डायल कभी ट्राई किया आपने? हैं? तो जस्ट डायल वाज आल्सो अ स्टार्टअप. आज 10,000 से करोड़ से ज्यादा की कंपनी है. और जस्ट डायल ने क्या किया था? बहुत छोटा सा काम किया. एक होता था 197, शायद आप लोग 197 कम्युनिकेशन. नहीं, 97 कम्युनिकेशन. वो तो 97 कम्युनिकेशन दैट्स पेटीएम का है. नो, 197 वाज जैसे हेल्पलाइन डायरेक्टरी है ना, तो 197 वाज डायरेक्टरी सर्विस ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो टेलीफोन नंबर्स को मुहैया कराती थी. तो वो जमाने शायद आप लोगों ने नहीं देखा है. तो ये बात आपको बता रहे हैं 2000 से पहले की, जिस समय PNT पीक पे था और प्राइवेट फोन ऑपरेटर्स नहीं आए थे. पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना, वही टेलीफोन डिपार्टमेंट होता था. पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ही वो टेलीकम्युनिकेशन देखता था. तो वो 197 के लिए डायल करते थे कि मुझे फलाना बाबू का नंबर चाहिए. और फिर उनके पास भी कंप्यूटर होता नहीं था, वो उनके पास लिस्टिंग का अपना अलग होता था. मैनुअली मोस्टली महिलाएं मैन करती थी इस नंबर्स को, और वो देख करके बताती ये नंबर है, जो कि पता चलता था कि गलत है. वो पुराना होता था, नंबर बदल गया, कभी कुछ हो गया. तो व्हाट आई एम सेइंग कि अल्टीमेटली होता क्या था कि 197 धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार की कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां आती गई, उनका मार्केट छूटता गया और 197 को बंद करना पड़ा. फिर कंप्यूटर आ गया. कंप्यूटर में ऐसे ही आपके फोन में कितना 5000 फोन, 5000 7000 कॉन्टैक्ट लिस्ट तो आपके फोन में ही होता है. यू डोंट नीड इट. तो व्हाट जस्ट डायल डिड, उसने 197 को पकड़ लिया और टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा उसको सर्विस कर दिया. उससे हुआ क्या कि वो एक तरह से बिजनेस डायरेक्टरी बन गया. उसके बाद मुझे आज लैपटॉप की जरूरत है, ये लैपटॉप को छोड़ो, मतलब समथिंग वेरी अनकॉमन, मुझे अपना पुराना लैपटॉप बेचना है. नया लैपटॉप तो खरीद बेचने वाला बहुत है, पुराना लैपटॉप बेचना है. यू जस्ट डायल
और उनका नंबर भी बहुत यूनिक टाइप का है, बहुत आसान है, 888888, इतना आसान है। आप फोन करिए, देखिए कि क्या बोल, जब खाली कह दीजिए क्या काम है और उसके बाद देख लीजिए क्या होता है। हैं? पूरी पॉलिसी चेंज होगी। क्या चीज का पॉलिसी? 10 साल की। क्या पॉलिसी चेंज हो गया? सर उसको रिलायंस एक्वायर कर चुका। अक्वायर कर लिया होगा, दैट्स अ डिफरेंट, वो पॉलिसी चेंज थोड़ी हुआ, वो बिजनेस ऐसा, B2B बना दिया। वो तो अच्छा हो गया ना। नहीं, B2C भी सर्व करता है, मैं अभी भी सर्विस लेता हूँ, तो वो B2C भी है और B2B। अगर रिलायंस हैज टेकन ओवर, दैट ओनली जस्टिफाइज उसका बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा। 197 एक छोटा सा चीज को वो प्राइवेटाइज करके, और कैसे वो मार्केट में आज 10,000 12,000 करोड़ की कंपनी है। तो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर स्टार्टअप्स। So what I'm saying, let's come back to the purpose marketing क्यों करना है। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन का मतलब हुआ ग्राहक जोड़ना। कस्टमर रिटेंशन, ग्राहक को अपने साथ जोड़ के रखना। लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं कस्टमर का, किसी भी ग्राहक का लाइफ टाइम वैल्यू निकाला जाता है। वो हम इस कोर्स के बाहर का चीज है, बट लाइफ टाइम वैल्यू एक कंपनी अपने ग्राहक का निकालती है। उसके हिसाब से उसका CRM पैकेज होता है, CRM के थ्रू उस कस्टमर के साथ डील कैसे करना है वो इवेल्युएट होता है। अगर लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है उस कस्टमर का, तो उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट दूसरा होगा, प्रीमियम होगा। और ये सारा स्ट्रैटेजी होता है थ्रू मार्केटिंग टेक्निक्स। एनहांस कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मार्केटिंग में ये आपके काम आए। एक कोई ग्राहक है, कस्टमर इक्विटी किसी संस्था का एक्चुअल वैल्यू है, जिसमें ब्रांड तीन वैल्यू है। अगर मुझे आंकना है कि जस्ट डायल का कस्टमर इक्विटी क्या है, कहते हैं नेटवर्थ, आपका नेटवर्थ क्या है, इसी तरह से कस्टमर इक्विटी होता है। तो उसका जब वैल्यूएशन कंपनी का करते हैं, एक तो नेटवर्थ हुआ जो कि आपका फिनेंशियल जो बैलेंस शीट है उससे आ गया। दूसरा आता है कस्टमर इक्विटी, हाउ गुड अ कस्टमर यू आर, हाउ वेल ऑर्गेनाइज कस्टमर बेस यू हैव। ये बहुत जरूरी है जानना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने के लिए। और कस्टमर इक्विटी आता है 3 डेटा से, 3 वैल्यू से। एक कहते हैं वैल्यू इक्विटी, यानी आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसको ग्राहक किस तरह आंकता है, सस्ता है, महंगा है। इन्होंने कहा कि चाइना का प्रोडक्ट सब खराब है, दैट मीन्स चाइना का वैल्यू इक्विटी बहुत खराब है। तो चाइना का कोई भी अच्छा भी प्रोडक्ट निकलेगा तो लोग उसको सस्पिशन के साथ देखेंगे, तो चाइना का वैल्यू इक्विटी खराब है। दूसरा है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का नाम सुना है? ब्रांड इक्विटी, यस नो? हाँ, मतलब उसका टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, उसको ब्रांड रिकॉल बोलते हैं। जैसे एप्पल का कर सकते हैं, एप्पल बोल सकते हैं, एप्पल बोलने से क्या आपके दिमाग में आता है? दिमाग में आता है आईफोन आता है। तो इसका जो ब्रांड इक्विटी इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको फिर आगे कुछ लेनोवो बोलिए तो इमीडिएटली समझ में आता है कि व्हाट लेनोवो इज, या देयर मेनी सच प्रोडक्ट्स। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये ब्रांड इक्विटी और वैल्यू इक्विटी ही ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली कस्टमर माइंड में पोजीशन देता है कि आपका वैल्यू क्या है। एक तो फिनेंशियल है, आपका बैलेंस शीट में क्या साइज है, उसका आपका कैपिटल कितना है, आपने कितना लोन ले रखा है, आपके एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है, वो एक चीज है, दैट इज योर बुक होगा वैल्यू। बट ये जो है ना वो कस्टमर इक्विटी, इट इज मच मोर। और आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको VC इसी पर आकेंगे ज्यादा, आपके बैलेंस शीट पे नहीं आकेंगे, क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है वो निकलेगा आपके कस्टमर इक्विटी से। आपका ग्राहक कितना बना, ग्राहक
एक तीसरा भी एक है रिलेशनशिप इक्विटी। ये 3 चीज है, वैल्यू इक्विटी, ब्रांड इक्विटी एंड रिलेशनशिप इक्विटी। रिलेशनशिप इक्विटी जो है ना, वो रिटेंशन वाली बात है। आपका जो ग्राहक बन गया वो आपके साथ कितना जुड़ा हुआ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट। एप्पल के केस में आ गया। एप्पल के केस ऐसा बहुत सारा आपको ब्रांड और प्रोडक्ट मिलेगा कि एक बार हम जुड़ गए हैं तो अब हम इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एप्पल केस में सर आया है कि टाटा घटा है। नहीं, मैं तो बहुत छोटे एग्जाम्पल पे आता हूँ। I'll tell you one example, your underwear. Which underwear you are comfortable in is a very unique thing. And you try to use उसी ब्रांड का वही प्रोडक्ट subsequently. चाहे और इससे और भी हाई क्लासिक ब्रांड रहेगा लेकिन फिर वो नहीं लेता। नहीं लेता। जहाँ पे हम मिडिल है वही यूज करेगा, लो एंड यूज करेगा, absolutely कंफर्टेबल फील करता है। कंफर्टेबल फील करता है। एंड कंफर्टेबल दो तरह से करता है, वैल्यू इक्विटी से भी करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट ओवर प्राइस आई पेड। वैल्यू इक्विटी का मतलब ये है, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को आका 100 रुपया, मेरे दिमाग का चीज है सब, और आप उसको 95 रुपए में दे रहे हैं, आपका वैल्यू इक्विटी ज्यादा है। और अगर आपने आका 100 रुपया और आपको देना पड़ा 110 रुपया, तो उसका वैल्यू इक्विटी कम। दैट मीन्स आई पे मोर, I feel more satisfied by buying this product कि मैंने 100 रुपया में आता था, मुझे 95 में मिल गया। और अगर मुझे यही चीज 105 या 10 में मिलता तो वो मेरा, अरे बहुत ठगा गए, ये बहुत ज्यादा लेता है यार, इसका उतना ये नहीं है। तो ये जब फील होता है तो वैल्यू इक्विटी ऊपर नीचे होता है। तो ऑल योर VCs, फंडिंग एजेंसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब लोग आपको आंकेंगे इन्हीं से मुद्दे पे। आपका प्रोडक्ट क्या है, इसका वैल्यू इक्विटी क्या है, इसका ब्रांड इक्विटी क्या होगा आगे चल के, और आपका रिलेशनशिप इक्विटी कैसा रहेगा। रिलेशनशिप का दूसरा एक शब्द है जो इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स? यस? नो, इनर्शिया जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। व्हाट यू आर सेइंग इज थर्ड लॉ। सेकंड लॉ का है, an object will try to remain in the same position until unless pushed distance, until unless external force is applied. Yes, वो उसी को इनर्शिया बोलते हैं। First law of Newton. सेकंड लॉ। Second law. 50 साल पहले पढ़ा था, मुझे याद है, तुम भूल गए हैं? तो व्हाट आई एम सेइंग, ये जो दूसरा जो इनर्शिया है, ये एक तरह से आपके ग्राहक को रखने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ग्राहक बार बार ना तो ब्रांड बदलना चाहता है, ना सर्विस प्रोवाइडर बदलना चाहता, वो एक सुकून के साथ रहना चाहता है कि भाई आई डोंट वांट पीपल चेंजिंग एवरी टाइम। वो उसका एक इनर्शिया, उसका माइंड का एक ही है। First law, sir. यस सर, फर्स्ट First law. विच वन? ये अभी जो आपने एग्जांपल दिया सर, when a body is rest will remain at rest, जब तक उसमें बाहरी बल नहीं पड़ता है तो उनकी गति में चेंज नहीं आती है। Okay, First okay. law. Yeah, thanks. So second law is probably about change of momentum. Yes, sir. Yeah, ठीक है। And the third is opposite action is equal to थैंक यू, मैं भूल गया 50 साल में। चलो ठीक है, आई एडमिट। तो इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए मार्केटिंग टूल। एक ग्राहक को आपने बना लिया, उस ग्राहक को रिटेन करना है, और ग्राहक का टेंडेंसी है रिटेन होने का, until unless you push him out। आप कैसे उसको पुश करेंगे? अपने प्राइसिंग पॉलिसी से, सामान महंगा कर देंगे, आप अपने सर्विस को खराब कर देंगे, आप उसके एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट आपने प्रॉमिस किया, ब्रांड प्रॉमिस किया, ये सब चीज से आपका कस्टमर खराब होगा।
और अगर ये सब चीज ध्यान में रखेंगे तो वो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट कई कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं बाय प्रीमियम प्राइसिंग। जो ग्राहक हमने बना लिया उसको हम नहीं छोड़ेंगे, कस्टमर भी नहीं जाएगा, चाहे वो 2 पैसा महंगा ही प्रोडक्ट बेच रहा हो। इसका फायदा कंपनियां उठाती हैं। तब क्या है, उसके लिए क्या करती है कंपनी? बहुत बढ़िया सर्विस देगी, बहुत बढ़िया सर्विस देगी, ब्रांड प्रॉमिस में फेल नहीं करेगी। जो हमने प्रॉमिस किया मार्केट में वो हम पूरा करेंगे। तो ये सब जिस चीज को मेंटेन करने से क्या होता है कि मेरे ग्राहक से आपको प्रीमियम प्राइसिंग मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर इक्विटी। मार्केटिंग से यू गेट वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ से फिर प्रॉफिट ग्रोथ होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर स्टार्टअप कि आपका मार्केट वैलिडेशन होता है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके मार्केट में जाएंगे और मार्केट करेंगे और वहां पे अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। यस, जो हम काम कर रहे हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और सही जगह पहुंचेंगे। ये मार्केटिंग जब आप करेंगे तभी पता चलेगा। तो 50 जगह जाएंगे, 50 तरह के सवाल उठेंगे, 50 तरह का क्वेरी होगा, 50 तरह का डाउट्स होगा। और मोमेंट एवरी टाइम आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते जाएंगे तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी नीड मार्केटिंग एज ए डिसिप्लिन। सो मार्केटिंग जो है उसमें कैन यू चेंज दिस स्लाइड प्लीज? नीचे आइए, उसके नीचे शुरू शुरू में जाइए और इसके पहले या इसके एक स्लाइड पहले प्लीज। बस बस बस। तो मार्केटिंग में जो है सो सारा एडवर्टाइजिंग, सेल्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सीआरएम, पब्लिसिटी एंड पीआर, मीडिया मैनेजमेंट सब आता है। ऑल आर पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग। और आज के दिन में सोशल मीडिया इन एन इंटीग्रेटेड पार्ट। तो सोशल मीडिया को तो आप छोड़ ही नहीं सकते अगर आपको आगे जाना है तो। 2 रीजन से, इसका रीच बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है। इसके कारण क्या हुआ है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक तरह से स्लम्प आया है। बड़ी से बड़ी कंपनियां से लेके छोटी कंपनियां सब लोग सोशल मीडिया को इतना यूज कर रहे हैं और हम लोग तो बस सब लोग यूट्यूब पे हैं। इतने यूट्यूबर्स इतना जो मार्केट में खड़े हो रहे हैं, दे ऑल आर एक्चुअली रिप्लेसिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये चीज। सोशल मीडिया में आपको रहना इज ए मस्ट, बिकॉज व्हाट मैटर्स टुडे इज आई बॉल्स। अब जो है मार्केटिंग को कैसे आपके एडवर्टीजमेंट को लोग जो जांचते हैं उसको आई बॉल से। आई बॉल्स क्या मतलब? लाइक्स जो आप करते हैं, दैट एक्चुअली डिनोट्स योर आई बॉल। आपने देखा है मैसेज को। तो दैट इज वन वे टू मेजर कि आपका मार्केटिंग एफर्ट कितना बढ़िया है, कितना खराब है। तो आई बॉल्स एंड फुटफॉल्स। फुटफॉल्स हुआ मतलब आप दुकान में गए किसी, वहां पे जा करके आपने उस प्रोडक्ट को पूछा, देखा, मांगा, डिमांड किया या परचेज किया, वो फुटफॉल हो गया। तो दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। और इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है सोशल मीडिया का कि चॉइसेस ज़्यादा हो गए और स्पैन ऑफ अटेंशन कोई बताएगा क्या चीज़ है? सर मतलब जितने जितने देर आपका जो वीडियोस है या आपका जो भी आपने एडवर्टाइज किया है वो देख रहे हैं और उसके बाद में मतलब बहुत कम अटेंशन होता है। हाँ, ध्यान, आपका जो ध्यान केंद्रित एक जगह नहीं हो पाता है। नहीं होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं उसको। तो कितनी देर के लिए आप एक जगह टिके होते हैं? एक वीडियो को आप कितनी देर देख पाते हैं? यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है सो कोई भी बात पे, जैसे मैं आपको बात,
मेरे लिए भी चैलेंज है कि आपके ध्यान को हम कितनी देर तक अपने साथ रख सकते हैं। तो निमिषा जी ने जो रखा हुआ है कि भाई 2 घंटा से ज्यादा का सेशन नहीं होना चाहिए, वो इसलिए रखा है कि 2 घंटे में के बाद फिर लोग बोर होने लगते हैं। तो एज ए ट्रेनर या एज ए स्पीकर ये मेरा भी चैलेंज है कि आपके ध्यान को हम बना के रखें, और नहीं तो फिर हम उसको आगे ले जा करके नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो शॉर्टनिंग टेंशन जो स्पैन है, इट्स ए चैलेंज। तो इसके लिए भी फिर सोशल मीडिया की जरूरत है। और मैं एक किताब रिकमेंड करूंगा आप लोग जितने भी स्टार्टअप्स हैं कि एक ना प्रशांत कुमार, मेड इन फ्यूचर, ये किताब है। अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। मेड इन फ्यूचर, इट्स अ वंडरफुल बुक बाय प्रशांत कुमार। मलेशिया में रहता है लेकिन बिहार का है। So he's my school junior. I mean, let me tell you one more. He's my school junior, and this book is having a huge following. और इतना इसका बिक्री हुआ वर्ल्ड वाइड, इसका किताब उसने धूम मचा दिया है। So he had his career in Bombay before he moved to Malaysia. Now he's heading some outfit there. So this book has a raving reviews. तो आई रिकमेंड कि आप इस किताब को जरूर कोशिश करें पढ़ने का। नेक्स्ट, हमें बेचने की क्यों जरूरत है? मार्केटिंग का पार्ट है सेल्स। व्हाई वी नीड टू सेल? क्योंकि कंपटीशन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसा हमने पहले कहा। तो आप जो चीज बना रहे हैं वैसे और भी लोग बना रहे हैं। उस प्रोडक्ट में हो सकता है आपका थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन नीड फुलफिल बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहा है। सो यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड सेल्स को एग्जिस्ट विथ कॉम्पिटिशन। एवरीवन नीड्स टू सेल, फ्रॉम ए टॉडलर। टॉडलर किसको बोलते हैं? मतलब जन्म लेने के नवजात शिशु भी हुआ, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नीड। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अपने नीड को एक्सप्रेस करना है कि भैया मैं ये बना रहा हूँ और ये आपके लिए बना रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिए। ये हमने बहुत मेहनत करके काम शुरू किया है, और बहुत तरीका है बताने का कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, हम बिहार से हैं, हमारा प्रोडक्ट बिहार में कम से कम तो बिके, बाकी जगह फिर बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर नीड। टॉडलर जो है बच्चा, जब तक वो रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं देती। ही एक्सप्रेसेस हिज नीड एंड इट कट्स अक्रॉस ह्यूमन स्पीशीज। मतलब ये सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं है, ये जानवरों में भी है। वन एक्सप्रेसेस इट्स नीड। भूख लगता है तो गाय किस तरह से आवाज लगाती है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर नीड इन द मार्केट प्लेस। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट्स नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन स्पीसीज अलोन। एंड कस्टमर एक्विजिशन के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है टू सेल। इफ यू डोंट सेल, आपको ग्राहक नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू ऐड। ग्राहक को नहीं जोड़िएगा तो आपका टॉप लाइन यानी सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा। टॉप लाइन बॉटम लाइन समझते हैं? टॉप लाइन हुआ सेल्स ग्रोथ बैलेंस शीट में, और बॉटम लाइन कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो अंत में जो आपको प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये सब कुछ जार्गन है जो कि बिजनेस का वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। एक ये थोड़ा ये
कंसेप्चुअल है, मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे तो क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मार्केटिंग फंडा से जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को भी ये समझना जरूरी है कि हम कैसे बेचें अपने अपने सामान को, अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को। तो पहला जो है वेक्टर, मार्केटिंग वेक्टर लिखा हुआ है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? Like the line we have to work on. वेक्टर कहते हैं मूवमेंट विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। मैग्नीट्यूड हम रहने देते हैं, लेट अस डायरेक्शन की बात करिए। इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब दिशा इसका फिक्स्ड है कि इसी लाइन में बढ़ेगा। तो जब हम नीड की बात करते हैं, ये हमारा पहला नीड होता है, और नीड जब तक नहीं है तब तक आप कुछ बेच नहीं पाएंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नीड है लेकिन उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो कहानी सुना है, वो अफ्रीका में जूता वाला, एक सेल्समैन गया अफ्रीका, जूता की कंपनी में काम करता था। अफ्रीका गया, वहां देखा सब तो नंगी चलते हैं पैर, तो कहाँ है, तो जूता कौन पहनेगा। वो आके रिपोर्ट कर दिया वापस कंपनी के हेड को कि सर कहाँ भेज दिए थे आप काम था, वहां जूता पहनने का तो ट्रेंड ही नहीं है, किसको बेचते। दूसरा एक सेल्समैन सुन रहा था बात को, उसने कुछ कान में कहा अपने एमडी को, सर वही तो मार्केट है जहां कंपटीशन नहीं है। और फिर वो जाता है वहां पे लोगों को जूता पहनना सिखाता है। जागरूक करते हैं भाई की नीड Why you need to पता है कि योगा क्यों जरूरी है, आयुर्वेद क्यों जरूरी है। absolutely. Baba Ramdev is a success story on this. आयुर्वेद प्रोडक्ट के लिए बाबा रामदेव ने जो किया वो एक्चुअली बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। और ये जो अफ्रीका वाली कहानी जूते के कंपनी वाली, ये भी बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बट बहुत सटीक है कि नीड को आपको दिखाना भी पड़ेगा। बहुत बार ग्राहक को मालूम ही नहीं है। आज भी जो है सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन जो है 10 से 12% है, और डेवलप्ड कंट्रीज में ये 80% है इंश्योरेंस। यानी आज भी 70% लोगों को इंश्योरेंस नीड की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। और थैंक्स टू पैंडेमिक कोरोना, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो सबने सिखा दिया। यस नो, कोरोना ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सबको सिखा दिया। यस, so that is how the need was felt. So pandemic had to come to make people understand that everyone should have a health check. Got it? So this is how this need vector goes to, अच्छा नीड है, मुझे एक लैपटॉप की नीड है, मेरा ये लैपटॉप पुराना हो गया, नीड है। लेकिन जब तक मैं चाहूं नहीं कि मुझे खरीदना है तो मैं नहीं लूंगा। यस, तो नीड जो है उसको वांट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। वांट तक ले जाना है ग्राहक को कि ठीक है आपको नीड है लेकिन वांट नहीं है। पुराने जमाने में लोग वैसे ही होते थे, संतोषी, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं, ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं, और मिनिमम जो होता था उसमें लोग रह लेते थे, उसी में ही सब काम कर लेते थे। तो their need was very minimal. Moment marketing comes, marketeer converts need to want.
लेकिन वांट से भी क्या ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्या खरीदारी हो जाती है क्या? Visible rates. डिमांड, और डिमांड कैसे होता है? बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे। तो जब तक आपका वो विलिंगनेस टू पे नहीं होगा तब तक आपका माल बिकेगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है ये टोटल इसी वेक्टर पे काम करती है। जितना भी एड आप देख लीजिए, ठीक है, सारा एड इसी पे काम करता है। इवोक एंड कंसिडरेशन सेट में लेके जाता है। अच्छा, अगला लैपटॉप जब भी लेंगे ना तो डेल का लेंगे। ये इवोक सेट, कंसिडरेशन सेट, यानी दिमाग में घुस गया, अभी नहीं लेना है, अभी पैसा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, अगला जब भी लेंगे डेल लेंगे। ये आपका इवोक सेट है। और मार्केटियर्स का चैलेंज होता है कि कैसे इवोक सेट में मेरा ब्रांड घुसे। परचेज अभी नहीं हो रहा है, परचेज होगा 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, होली के समय, दशहरा में जब कपड़ा खरीदेंगे तब होगा, ठीक है। लेकिन दशहरा में जो वो जो वो रिकॉल ये होता है, वो कपड़ा जब खरीदते हैं लोगों का, तो डिस्काउंट सेल उसमें लेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये मामला ऐसा होता है कि उस समय ही सोचते हैं और इवोक सेट पे तब तक मामला पड़ा रहता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इवोक सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस इवोक सेट में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, ये चैलेंज आपका है एज ए स्टार्टअप फाउंडर। दिस इज योर चैलेंज। यस, नो, am I clear? Because this is very important. मार्केटिंग क्लास में एज ए स्टार्टअप यू हैव टू अंडरस्टैंड आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरह से इवोक सेट में लेके जाएंगे, जिसको कंसिडरेशन सेट भी बोलते हैं। इसके लिए आपको अपने सेल्स टेक्निक में किस तरह से हो, किस तरह से डेटा, इनफैक्ट सेल्स इज ए फुल फ्लेजेड सेपरेट सब्जेक्ट। मैं उसके लिए मुझे 2-3 घंटा अलग चाहिए, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। बट सेल्स में सेल्स फनल होता है, सेल्स फनल में किस तरह से आप लीड्स को, वार्म लीड्स को, कोल्ड लीड्स को जनरेट करिए, तो उसमें हाँ, so all those leads you have to generate, all those leads you have to process, all those leads you have to make them understand। वो सारे leads को evoke set, consideration set में लाना, so that कि जब भी सेल होगा तो आप ही के थ्रू होगा, आप ही के प्रोडक्ट का होगा, वो कंसिडरेशन सेट में आता है। और एक बार कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे आ गया तो यू आर एबल टू परचेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन वही वेक्टर वही है, लेकिन इसमें जो रोल होता है ना वो एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी का। सो वी आर एबल टू showcase this, that how these advertising agencies work, how they impact your consideration set, how do they impact your demand, किस तरह से आपके वांट को इम्पैक्ट करता है, नीड जनरेट करता है। नीड जनरेट करने का उदाहरण अभी तो आपके सामने बाबा रामदेव वाला है, अफ्रीका वाला आपको बताया। तो दैट इज हाउ नीड यू नीड टू जनरेट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द न्यू कैटेगरी, जैसे मेरा माई प्रोडक्ट ड्राइवम, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नीड। बहुत सारा तो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में, इसलिए वांट पे सीधा काम होगा, नीड की जरूरत नहीं है, नीड अंडरस्टूड है। मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मुझे नीड भी बताना है, बिकॉज इट्स ए न्यू कैटेगरी, ये प्रोडक्ट पहले था ही नहीं। I'll show you what this product is all about. Next please. Yes, ये मैस्लो साहब एक थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन पे ये एक ट्रायंगल बनाया कि किस तरह से काम करता है। तो आदमी, मनुष्य जो है वो किस तरह से अपने जीवन काल में अपने काम को, कार्य को दिशा देता है। तो सबसे पहला जो है वो है फिजियोलॉजिकल,
ठीक है ना, रोटी कपड़ा और मकान, दैट इज योर इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद सेफ्टी नीड आता है। तो ये हमने उदाहरण के लिए बैंकिंग लिया है कि बैंक वाले के लिए मैस्लो का क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है बैंकिंग नीड में। तो बेसिक नीड उसका क्या है, फाइनेंशियल सर्विस है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट करना है या उसको पैसे को सेफ रखना है, ये उसका सेफ्टी नीड है। बेसिकली सेकंड वाला जो है ना, फिजियोलॉजिकल से ऊपर, फिजियोलॉजिकल में रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसके बाद जो सेफ्टी है वो है। और जैसे जैसे आप देखिए कोर बैंकिंग नीड है, जो ब्लू रंग में सर्किल है बैंकिंग नीड है, उससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो उसका जो नीड है वो वैल्यू एडिशन में आता है, जो हम लोग मीट करते हैं वैल्यू एडिशन से। तो फास्टर सर्विस उसको चाहिए होता है। बैंकिंग नीड तो सही है, लेकिन उसके आगे उसको और भी कुछ चाहिए होता है कि भाई जब भी जाए बैंक तो सर्विस फास्ट हो जाए, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो भी मेरे रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, और उस बैंक का नेटवर्क बहुत अच्छा हो, उसी जगह हम खाता रखेंगे। सो दैट कि सिर्फ पटना में नहीं है, हम दिल्ली में जाएं या अपने गांव में जाएं वहां भी मिल जाए तो मेरे लिए सही होगा। तो ऑल दीज कंसिडरेशंस आर देयर टू चूज ए प्रोडक्ट और सर्विस, और कन्वीनियंस तो जो है सो है। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल फॉर बैंकिंग। ये हटाया नहीं था लगता है उसमें, इसमें हटाया हुआ था। नाउ दिस इज माय प्रोडक्ट, मैंने वही चीज को अपने प्रोडक्ट के लिए किया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी अपने प्रोडक्ट के लिए इसका इस तरह से आइडेंटिफाई करिए, व्हाट इज योर। ये मेरा प्रोडक्ट है ड्राइवर, जिसमें हम बेसिक नीड जो है फिजियोलॉजिकल से ठीक ऊपर वाला मैस्लो का जो देखा आपने ट्रायंगल, सेफ्टी नीड है। एक इसका मैस्लो का एक चीज और बता देते हैं निमिषा जी, जस्ट वन स्लाइड बिफोर। ये इसे देखिए, स्टार्टअप जितने हैं, जो मनुष्य का जो दिशा है कार्य करने का दिशा अपने जीवन काल में, वो फिजियोलॉजिकल बहुत लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाप दादे का कमाया हुआ है, दाल रोटी की दिक्कत नहीं है, घर बना हुआ है, इसलिए वो फिजियोलॉजिकल सबके लिए नहीं जरूरी है। सेफ्टी में जरूरत पड़ सकती है, व्हेन यू वांट सम सेफ्टी अपने फ्यूचर नीड के लिए, तो पैसा होना चाहिए सो दैट की कभी जरूरत पड़े तो इंश्योरेंस भी कुछ हद तक उसमें काम कर देता है। देन कम्स लव एंड बिलोंगिंगनेस विच यू स्टार्ट बिल्डिंग अप, अपने सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, ये करते हैं तो ये काम करना शुरू करते हैं। एंड देन इज एस्टीम नीड। एस्टीम इज मैं जो भी कर रहा हूँ उसको लोग रिकॉग्नाइज करें, वैल्यू करें और समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो एस्टीम नीड है। बट स्टार्टअप्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, स्वांतः सुखाए, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं करूंगा, मुझे नौकरी नहीं करनी, और मैं अपने चीज को इतना बढ़िया बनाऊंगा जो कि समाज में इसका अच्छा नाम होगा। ये जो सोच है स्टार्टअप्स के लिए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। तो यू बिलोंग टू, ऑल स्टार्टअप्स बिलोंग टू द टॉप ट्रायंगल पोर्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। तो बेसिक नीड क्या है, सेफ्टी फॉर लाइफ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो ड्राइवर देगा, राइट टू नो अबाउट योर ड्राइवर, नो योर ड्राइवर जो KYD है, एंड सेफ्टी एज नीड जस्ट नेक्स्ट टू रोटी कपड़ा एंड मकान। तो ये हमारा बेसिक नीड है, और इसको हम किस तरह से हम इसको नीड को एड्रेस कर रहे हैं टू वैल्यू एडिशन, फास्टर सर्विसेज, लार्ज नेटवर्क जो हमारा ब्रांच नेटवर्क होगा, एंड ऑफ कोर्स द कन्वीनियंस। You have the product, I guess. Sorry, You have the product. this is the product. It is service or you- It is service. Service is a product. Service product is also a product. So this is an app-based product basically. It's a technology product. ठीक है ना? So So you guys are giving like day-to-day things, or the people who are taking that who are giving to them. we are still at prototyping. Okay. ठीक है ना? We are still at prototyping. So product positioning is important. Brand positioning, brand name and brand positioning. Brand positioning क्या हुआ?
आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ग्राहक के बीच में किस तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं एक सेफ्टी प्रोडक्ट हूँ, मैं एक अच्छी सेवा देने वाली कंपनी हूँ जो ग्राहक के इस जरूरतों को पूरा करता है। मेरी सेवा जो है तो यूनिक है क्योंकि मैं इसको 24/7 दे सकता हूँ। मेरी सेवा जो है तो चीपेस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारा चीज हो सकता है। हाउ डू यू पोजीशन योर प्रोडक्ट, वो बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग का अगर आपको ABCD जानना है तो पोजीशनिंग, रादर STP मैं कहूंगा, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये 3 चीज को जान लीजिए, गूगल करके देख लीजिएगा। इसका कुछ हिंदी में भी शब्द होगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये 3 STP है, इस पर ध्यान रखिएगा। और चौथा एक है वो डिफरेंशिएटर, जिसको आप USP बोलते हैं। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ये 3-4 चीज है, इसको आप गांठ बांध लें तो आपका मार्केटिंग का काम हो जाएगा आपके स्टार्टअप में। आगे बढ़िए। दिस अगेन इज लिटिल, आपको एकेडमिक लगेगा देखने में, बट कुछ नहीं है। आपने सुना होगा मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के लिए 4 Ps होते हैं, फिर सर्विस के लिए 3 अलग P होते हैं, तो 7 Ps हो गए मार्केटिंग मिक्स में। उसमें से आपका प्रोडक्ट है कि सर्विस है, उसके हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, ये 4 P हैं जो ट्रेडिशनली लोग प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। 3 उसमें जुड़ जाते हैं अगर आपका सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो। प्रोसेस मैनेजमेंट, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल। अब फिजिकल एविडेंस तो बड़ा शब्द लग रहा है, तो इसको बड़े आसान तरीके में समझाते हैं। फिजिकल एविडेंस का मतलब ये है कि वो चीज जो ग्राहक को दिखाई देता है। प्रोसेस क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट होता नहीं है सर, जो होता है वो सर्विस होता है, सर्विस ही प्रोडक्ट है। लेकिन ग्राहक देखना चाहता है कि तो कैसे है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वित्तीय संस्थानों का, बैंकों का लोगो या उसका जो मेन होता है कम्युनिकेशन, उसमें उसके हेडक्वार्टर का फोटो होता है। याद करिए, मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे एडवर्टाइज देयर हेडक्वार्टर। क्यों? ये एक फिजिकल एविडेंस है, मैं इतना बड़ी संस्था हूं, मेरा इतना बड़ा एसेट है, मेरा सॉल्वेंसी इतना है कि मेरे पास 1000 करोड़ की बिल्डिंग है। आप समझ रहे बात? दैट इंक्लूड्स NBFCs ऑल्सो। ऑल दीज बैंक्स आप देखेंगे बड़ा बिल्डिंग अपना शो कर, हेडक्वार्टर वाला बिल्डिंग का फोटो के साथ शो करेगा। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वही दिखेगा, उनके एडवर्टीजमेंट में देखेंगे तो हेडक्वार्टर का फोटो रहेगा। वाई? बिकॉज दे वांट टू शो समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। वो है तो सर्विस इंडस्ट्री में, और वो खाता पेमेंट लेन देन करते हुए तो नहीं दिखाएंगे ना, उसको तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो ग्राहक को कैसे लगेगा कि आप बड़े हैं, आप बहुत सॉल्वेंट बैंक हैं, आप बहुत मजबूत बैंक हैं, आप उनके साथ जरूर जुड़े, तो उनका एक बिल्डिंग का फोटो आता है। तो दैट इज फिजिकल। ये उदाहरण की मैं फिजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिजिकल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टार्टअप्स के लिए है उसके लिए मैंने अलग से 4 P रखा हुआ है। स्टार्टअप्स के लिए 4 P अलग से है। ये जो है सो है, बाकी जो मैनेजमेंट गुरुज बनाए हैं वो सही है, लेकिन मैंने जो रखा है वो 4 P एडिशनल है स्टार्टअप्स के लिए। पैशन,
पैशन नहीं होगा तो आप, क्योंकि इसमें रुकावटें बहुत हैं और सब रुकावटों को पार करना के लिए आपको जुझारूपन होना जरूरी है। और वो जुझारूपन तभी आएगा जब आपके पास पैशन होगा। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस, अगर आप तुरंत हार मान लेंगे तब भी रह जाइएगा। इसलिए सेकंड पी इज पेशेंस, थर्ड इज परसिस्टेंस। एक बार फेल किया फिर ट्राई करेंगे, दूसरा बार फेल किया फिर ट्राई करेंगे, तीसरा बार। यू हैव टू बी परसिस्टेंट। ये सब स्टार्टअप के लिए लागू है, बाकी के लिए नहीं है। और चौथा है, आपका सारा एक्शन जो होता है स्टार्टअप्स में वो पर्पसिव होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, एज ए स्टार्टअप मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो मेरा सारा बिहेवियर जो है ना वो पर्पसफुल होना है। यानी कि स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही चलना है, दाएं बाएं ज्यादा नहीं देखना। ऐसे घोड़े में लगाते हैं ना, ये पर्पसफुल बिहेवियर है। मैं जो भी काम करूंगा वो अपने उस ऑब्जेक्टिव पे जिससे कि स्टार्टअप को फायदा हो। These are 4 P's for startups. Next please. नीड आर्टिकुलेशन। इसलिए जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स स्टार्टअप में आते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम कंपनी बना लेते हैं, फर्म बना लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन हम नीड को आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। व्हाट नीड आर यू सर्विंग? आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस नीड को पूरा कर रहा है ग्राहक के, उसको आपने ठीक तरीके से सोचा है? वो जब तक आप नहीं ठीक तरह से सोचेंगे तब तक आप नीड को आर्टिकुलेट, उसको एक तरह से फ्रेम में नहीं बांध पाए। और जब आप वो क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस नीड को पूरा कर रहे हैं, तब आप उसको एक फॉर्मली आप बताएंगे। तो जो आपका सेल्स का आदमी जो भी जाएगा या आप जाएंगे तो आप उसको उसी तरह से बोलेंगे, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है और हम इसको आपके इस जरूरत को पूरा करते हैं, इसमें हमारे से काम करने से आपको ये फायदा है। तब जाके कोई सुनेगा आपको, ऐसे नहीं कोई सुनता है, ऐसे कोई नहीं सुनता है। आपको पहले ही बता चुके हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्राहक को किस तरह से उसको दिखाना है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज इम्पोर्टेंट। ये अब या फिर एसटीपी मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस एसटीपी टू द हिल्ट। मतलब कि एसटीपी को एकदम राम बाण की तरह बांध के रखना है और एसटीपी पे ही प्रैक्टिस करना है। सेगमेंटेशन यानी ग्राहकों का सेगमेंटेशन, उसका वर्गीकरण करना। टारगेटिंग, अगर आपने वर्गीकरण कर लिया तो किस वर्ग को आप पहले टारगेट करेंगे ये आपके प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा। और पोजीशनिंग, तो ये 3 चीज आप करते रहें। दूसरा जो चौथा जो है, 5वां रादर, वो गो टू मार्केट प्लान। गो टू मार्केट प्लान जो होता है वो होता है कि अब आपका प्रोडक्ट बन गया है, अब आपको मार्केट में लॉन्च करना है, और यहीं पर सक्सेस और फेलियर डिसाइड हो जाता है। हाउ टू यू, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, नायका एक कंपनी आई और उसने धूम मचा दिया स्टॉक मार्केट में। कैसे, हाउ डिड इट डू इट? उसका गो टू मार्केट प्लान एकदम स्टॉक मार्केट का डार्लिंग हो गया। तो गो टू मार्केट इज वेरी क्रिटिकल। इसी में बहुत लोग पीछे रह जाते हैं स्टार्टअप। तो गो टू मार्केट के लिए जब समझ में नहीं आए तो किसी जानकार के साथ बैठ कर अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, उनकी एक्सपर्टीज का फायदा लीजिए और देन यू आर एबल टू डू दिस। मेड इन फ्यूचर जरूर पढ़िएगा। आई एम श्योर कितने लोग कंफर्टेबल हैं इंग्लिश बुक में, लेकिन अगर आप उसको पढ़ के धीरे धीरे भी समझ लीजिएगा तो आपके बहुत काम आएगा। एंड एक चीज है फैबिंग। फैबिंग में जो हमने लिखा है शब्द, उससे आपका यूएसपी निकल के आएगा, आपके प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है।
USP। फैबिंग कहते हैं, एक्चुअली ये सेल्स का जार्गन है, फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स। आपका प्रोडक्ट है, उसका उदाहरण नेक्स्ट दिखाई तो निमिषा जी। ये मैंने उदाहरण के लिए अपने प्रोडक्ट का लिया है। अब इसको आप देख करके आप अपने लिए उसको बना सकते हैं, और कभी दिक्कत हो तो बताइएगा, आपको हम उदाहरण दे देंगे कि आपके प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें फीचर क्या है। तो हमने, मेरे पास करीब 15-20 है फीचर्स में, लेकिन हमने 5 का ही लिया है या 6 का लिया है। ऐप बेस्ड प्रोडक्ट, ये फीचर हो गया, ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ। ग्राहक को क्या मतलब है, आपने बनाया ऐप बनाया, ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस। ग्राहक को क्या मतलब है, आपने ऐप बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन जब आप उसको बोलेंगे कि एडवांटेज क्या है, वो अवेलेबल यूबिक्विटसली, मतलब यूबिक्विटसली का मतलब है कि कहीं भी अवेलेबल है। यहाँ कर लें, BIA हॉल में कर लीजिए, घर पे जाके कर लीजिए, गांव में कर लीजिए, घूमते हुए कर लीजिए, कहीं भी उसको मतलब कहीं भी अवेलेबल है। और तीसरा है बेनिफिट। व्हाट, जो ग्राहक को जो ज्यादा भाता है, व्हाट इज इट इन फॉर मी, WIIFM जो लिखा हुआ है, ग्राहक को मतलब उसी से है। ये एक ऐड आता था, याद है, वो किसी कार का आता था, तो कोई बहुत इंग्लिश स्पीकिंग सेल्समैन होता है, जो नई कार लॉन्च हो रही है, और वो कोई जापानीज कोई ग्राहक आता है और उसको बता रहा होता है इंग्लिश में ही, बहुत लंबा वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इस कार है, ये टॉर्क ये है, इसका हॉर्स पावर ये है, दिए जा रहा लंबा, वो 2-3 मिनट तक लगातार बोलता है अबाउट द बेनिफिट्स। इट हैज सेंसर्स, इट हैज दिस मोटर, इट हैज दैट मोटर। उसी में पीछे से एक जो बायर है, उसका एक कोई दूसरा बायर का ही आदमी है, वो देती कितना है, वो एकदम वो क्लाइम डाउन, इट्स कॉमिकल एडवर्टीजमेंट है। कहने का मतलब है कि भैया ये सब जो बता रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, देती मतलब उसका माइलेज क्या है, और वो माइलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ए कस्टमर। इट्स अ वेरी कॉमिकल एडवर्टीजमेंट, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल वो क्या एग्जीक्यूट किया इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने। तो व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर द ग्राहक, ग्राहक को क्या मतलब है, व्हाट इज इट इन फॉर मी। भाई मेरे लिए तेरा प्रोडक्ट लाख टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तेरा प्रोडक्ट लाख प्रोसेस ओरिएंटेड हो, मेरा क्या। तो जब तक आप उसको बेनिफिट जो है, जो ग्राहक का बेनिफिट है, जब तक नहीं बताएंगे अपने सेल्स ट्रिप में या एडवर्टाइजिंग में, तब तक वो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग हैपेंस हियर ऑन दिस पर्टिकुलर बेनिफिट पार्ट। बॉर्नवीटा जो है बच्चे का है, देन सचिन तेंदुलकर कम्स। जो ये टारगेट कौन है, पेरेंट्स। बॉर्नवीटा एडवर्टीजमेंट बच्चों के लिए का मिल्क फूड प्रोडक्ट है, टारगेट कौन है, पेरेंट्स। और बेनिफिट क्या है, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर आता है स्क्रीन पे, कहता है कि बच्चे को बॉर्नवीटा दीजिए, ठीक है। तो फीचर क्या है, इट्स अ शुगर मॉल्ट मिक्सचर, इट्स अ बेबी फूड। बेबी के एडल्ट भी लेते हैं बॉर्नवीटा। एडवांटेज क्या है, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टाइमली ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और बेनिफिट क्या है, बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल करेगा, ये बेनिफिट है। तो जो एडवर्टीजमेंट है, इट इज ऑन बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से तीनों कैटेगरी में उसका फीचर्स को लिख के ये करिए। इट द प्रोसेस इज कॉल्ड फैबिंग, FAB, ये सेल्स जार्गन है, बट इससे क्लैरिटी 3 तरह का आता है। पहला क्लैरिटी ये है कि आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाता है, दूसरा है कि सेल्स पिच आप कैसे बनाते हैं, और तीसरा जब आप एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो आप
किस किस चीज को आप फोकस करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, ये 3 चीज से। ये उदाहरण के लिए मैंने अपना लिया अपने प्रोडक्ट का। यस, नेक्स्ट प्लीज। The next is about the product differentiation on service from the competition. तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट का मतलब समझ रहे हैं ना, आपका प्रोडक्ट किस तरह से भिन्न है अन्य से, नहीं तो फिर मार्केट में फिर आपकी मी टू वाली बात हो जाती है, ऑल्सो रैन, हम भी दौड़े। What actually matters, how are you different मार्केट में। अगर आप मार्केट में डिफरेंट बन सकते हैं तो प्रयास करिए बनने का, पहली बात। और अगर हैं, स्टार्टअप लोग तो होते ही हैं, इनोवेशन के साथ आते हैं, इसलिए तो है ही, तो यू आर डिफरेंट। तो आप अपने डिफरेंट होने का किस तरह से आप उनको हाईलाइट करते हैं, वो मार्केट को बताना जरूरी है। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका प्राइसिंग में इश्यू आएगा, आप CRM मॉडल्स को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, सेल्स पिच नहीं कर पाएंगे, सेल्स एक्सेलेंस आपका नहीं होगा, ये सब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करिए, आप किस तरह से डिफरेंट है अन्य लोगों से, ये सवाल का जवाब अपने मन में जरूर रखिएगा। और बहुत सारा इनोवेशन के अलावा और भी डिफरेंशिएटर बहुत होता है। हाउ डू यू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ग्राहक के अपेक्षाओं से आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, एक ये भी डिफरेंशिएटर हो सकता है। आप बहुत तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज आपको दिमाग में लेके चलना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। यस मनीषा जी, नेक्स्ट। Yes, so that was a small topic on marketing for startups and most of the problems related to startups. ये 2 टॉपिक की कवर करना था। Now there will be question answer sessions. So let's start. बोलिए। तो सर्विस सेक्टर में कैसे मतलब वो करें, सर्विस सेक्टर में डिफरेंशिएट करना थोड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होता है, प्रोडक्ट में ज्यादा डिफिकल्टी है। हम एसी बना रहे हैं, 20 कंपनी एसी बना रही है इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, और हर एक बार इनोवेशन नहीं हो सकता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन becomes more difficult. सर्विस डिफरेंशिएशन इज स्टिल इजियर। मैंने आपको उदाहरण तो यहाँ पे दिया था, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट योर सर्विस। इन बिहार पीपल थिंक्स कि ये हम भी कर लेंगे वाला चीज, और people think capacity is low but they have the need, so how to market that need, ये mindset को कैसे हर्डल करना है। No, capacity to pay is there. Yes, yes. Only thing is कि how do you meet their expectations. तो उनका जो एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए उनको नीड, जो मैंने बताया, यू हैव टू फोकस ऑन नीड एंड वांट। जो वेक्टर दिखाया था ना, नीड वांट डिमांड, आप उस वेक्टर पे काम करिए, उसी तरह से काम करिए, तो आपका जो सेल्स पिच होगा वही नीड वांट डिमांड, इस एंगल से सोचना शुरू करिए, नीड वांट डिमांड, तो यू विल बी सक्सेसफुल सेलर। मार्केटिंग, आपको तो मार्केटिंग एक जाल की तरह से फैला हुआ है। हाँ, जाल की तरह मार्केटिंग फैला हुआ है। डायरेक्टली मार्केटिंग में इनोवेटिव एंट्री नहीं मार रहा है। हर कोई देखते हैं, या स्टार्टअप हो, मैन्युफैक्चर हो, या तो फ्लिपकार्ट पर चले जाओ, अमेज़न पर चले जाओ, हाँ, डायरेक्टली हम कस्टमर को जा नहीं पा रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस स्थिति में नाम बड़ी मुश्किल है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि
जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, वो ऑनलाइन तो एक अलग पोर्टल हो गया जहाँ पर एक माने ई कॉमर्स अपने मतलब मार्केट में ओपन मार्केट प्लेस और ये क्लोज मार्केट प्लेस था। फ्लिपकार्ट सब है क्या है, अमेज़न सब पे ओपन मार्केट प्लेस है, वो हर तरह से अपने मार्केट प्लेस तरह से हर सेक्टर के बिजनेस को जकड़ के रखे हुए। और कुछ कंपनियां ऐसे जो क्लोज मार्केट प्लेस में काम करती हैं, जिसका अपनी खुद को प्रीमियम प्रोडक्ट है, ऐसे स्थिति में एक स्टार्टअप स्टार्टअप आती है, उस मार्केट अपनी मार्केटिंग को प्रमोशन। मुश्किल तो है बिल्कुल, ये सेशन इसीलिए रखा गया है। आपको एंट्री कैसे लेना है वो सारा गुण तत्व आपको मैंने बता दिया। यू हैव टू फाइंड योर ओन निच बोलते हैं, निच NICHE, तो इसको निच मार्केटिंग बोलते हैं। आप वो एकदम सीधा खड़ा होकर के और टाटा बिरला और रिलायंस को नहीं आप टेक ऑन कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रेटेजिकली। वो स्ट्रैटेजी क्या होगा, प्रोडक्ट वाइज डिफर करेगा, प्लेस वाइज डिफर करेगा और ऑपरेशंस वाइज डिफर करेगा। ये तो इट्स ए प्योर साइंस। ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ अंधेरे में मारिए। साउथ में मूवी देखे थे मार्केटिंग पे खास है, उसमें बताया गया था मार्केटिंग की जाल हम सीधे आगे वाले रास्ते से नीति मारेंगे तो बैक वाले रास्ते से नीति मार लेते हैं। मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड मार्केटिंग इज ए साइंस, दोनों है। तो अब आपको क्या जरूरत है वो बड़ा स्पेसिफिक, justify that. you have no not justify, you have to be specific to your product and service। आपको अपने प्रोडक्ट को अगर की जानकारी है, आपको फैबिंग बताया ना, फैबिंग करके देखिए उसमें कैसे आपका प्रोडक्ट आता है। सर हम मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस, जिसमें मेरे पास एक B2B, B2C और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मेरे ऐप लाया हूँ, पूरी मार्केटिंग टाइप का है। हम इसमें कुछ मार्केट सर्वे भी किए थे, बेंगलोर में जाके मार्केट सर्वे किए थे। जितना लोग हमको लगता है इंडिया का जितना पटना बिहार में किया जाए, यहाँ का जितना भी युवा अपना सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है, उससे ज्यादा लोग बेंगलोर में अमेजन पर टाइम वेस्ट कर रहा है। ये वहाँ के मैंने वहाँ का मैंने सर्वे किए थे, ये लोगों को पता। आज मैंने एक रिपोर्ट बताया है, देखिए जितना बिहार में लोग दिन भर में 24 आवर में हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा टाइम लोग वहाँ पर मेजर टाइम वेस्ट कर रहा है। वहाँ एक मार्केट वहाँ के वो अमेजन के वहाँ का हम मार्केट है, जी नहीं समझ पाए। ये आखिर वहाँ पर दाव साले मैंने ई पोर्टल है, ई कॉमर्स कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर भी लोग वहाँ का 90% लोग क्या करता है, अमेजन करता है। अमेज़न पे क्या टाइम वेस्ट होता है? अरे जितना खरीदारी अमेजन बेंगलोर में, हाँ हम लोग को भी तो 1 घंटा जाता ही है ना सर्च करने में कि ये क्या अपडेट लाए, अपने में कपड़ा ले ये नहीं कि नहीं ले, सबका जाता है। तो आपका सवाल क्या है? सवाल मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। आखिर ऐसे स्थिति में हम जब मार्केट प्लेस आते हैं, हम सब कुछ अलग कर रहे हैं। विंडो मार्केटिंग का नाम सुने हैं? विंडो मार्केटिंग जैसे हमने कुछ कंपनियों को देखा, मैंने अपना बिजनेस मॉडल लाया था, हमने कुछ दिन काम किया था। मैंने उदान करके कंपनी है, उसमें काम किया था मैंने कोलकाता में काम किया था उदान में। कुछ टाइम में हमने इंडिया मार्ट में टाइम दिया। तो ये लोग को देख के हमने बिजनेस मॉडल तैयार किया। वो लोग PPC पे काम कर रहा था, पे पर क्लिक पर अभी भी काम कर रहा है। इसलिए हमने ये अलग से प्लान बना के मैंने लाया था, इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस और प्रोडक्ट प्लेस। इस स्थिति में हम अभी भी सर्वे कर रहे हैं। कुछ जगह में गया है, बिहार में गया है, झारखंड में गया है, दिल्ली में गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंपनियां मार्केट को जकड़ के पकड़ रखा है। जकड़ के नहीं पकड़ा है, आप जो कह रहे हैं बेसिकली आपका इनोवेशन क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। आप नया क्या ला रहे हैं। इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एंटर एग्जिस्टिंग मार्केट तो आपको तो परेशानी होगी, बट अगर आप थोड़ा डिफरेंट रूट लेके आइएगा देन यू विल बी सक्सेसफुल। आपका प्रॉब्लम क्या है कि यू आर ऑल्सो रैन, मैं भी दौड़ा, जहाँ पे ऑलरेडी अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। उस प्लेस में
इंडिया मार्ट जो आप बोल रहे हैं, वो लोग किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब वैसे में आप एक और एंट्री लेना चाह रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी तभी होगा व्हेन यू कम विथ सम इनोवेशन। बिना इनोवेशन के आपको एंट्री में परेशानी है, परेशान रहिएगा। यू थिंक प्रॉपरली व्हाट यू आर डूइंग, मे बी 1-to-1 कभी आप मेरे से बात करें तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कर सकते हैं। बट यू हैव टू हैव सम यूएसपी। यूएसपी अगर नहीं रहेगा तो आपको एंट्री लेना, आपके और मेरे लेवल में परेशानी है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक ऑन अ बिग प्लेयर। और बिग प्लेयर के लिए आइदर यू शुड बी लाइक मुकेश अंबानी, जो जियो ला करके सबको धाराशाही कर दिया। आइदर यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स, और नहीं तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट। ऐसा तो संभव है। जब 2004 में देखते, 2004 में जब पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्यूका ने अपनी वर्चस्व बना के रखा था, तो बीच में फेसबुक ने लाके अलग ही दिशा चेंज कर दी। कौन? फेसबुक से पहले ही मार्केट में है क्यूका, ये अर्कुट ने अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ था। तो बट अब यू कांट कंपेयर फेसबुक टू योरसेल्फ। फेसबुक को आप समझ रहे हैं कौन है फेसबुक, सो दैट दे कैन डू विद डीप पॉकेट्स। जिस तरह का पैसा उनके पास है, दे कैन डू इट, बट स्मॉल प्लेयर्स कांट डू दिस। अब न बनना, जब स्टार्टिंग में वो लाया होगा। नहीं, फेसबुक पहले से ही बहुत ये है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको ये कर चुका है। तो यू हैव टू स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी सोचने सिर्फ ऐसा नहीं होता है। व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, यू हैव टू इवैल्यूएट एंड देन डू इट। यस, हु एल्स? कोई ऑनलाइन क्वेश्चन है किसी से? यू कैन आस्क। ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है कुछ? ऑनलाइन में जितने भी हैं उनको फिर कहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, हम लोग एज स्टार्टअप मतलब ये समझ नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभी ना गिल्ट वाला चीज आना बहुत ज्यादा आने लगता है कि बहुत सारा पैम्पलेट हो गया, फिर वो सही में वो स्ट्रेटेजी गई नहीं, फिर है कि कहीं पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हम लोग बस उसको ना जैसे मेरा है इवेंट मैनेजमेंट और प्रमोशन का काम, बेसिकली वही है हम लोगों का। उसमें भी यूएसपी वगैरह जो है वो हमने ऐड किया है। तो सर क्या होता है, कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे ही बन जाते हैं ना कि हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस बन के रह जाते हैं। तो उसमें कैसे स्ट्रेटजीज जो है ना वही कहना है, डिफरेंशिएटर यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। हाउ कैन यू बी डिफरेंट so that the market perceives you as a different entity? ठीक है ना? Either you be innovator, वैसे हमारा है, we are first mover advantage। इसके पहले किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो हमारा बिल्कुल सीधा लाइन है। हमको अब जैसे काम करेंगे आगे चल के, जो रोड ब्लॉक्स आएगा वो मिनिस्ट्री से आ सकता है, रेगुलेटर से आ सकता है, वो आ सकता है, वो अलग चीज है। बट कंपटीशन नहीं है तो ब्रांड रिकॉल फास्ट होगा। एडवांटेज जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं वो है, बट वो आपके पास नहीं है, तो आप हाउ डू यू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन? मैंने स्लाइड में बताया, वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपको सोचने की जरूरत है। यू नीड टू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन। यस, एनी ऑनलाइन क्वेश्चन? नो? ओके, यस, पूछना था थोड़ा हटके क्वेश्चन सर। हाँ, कि जैसे मेरा जूट प्रोडक्ट पे काम होता है, तो बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ मैं जुड़ के और काम करूं कि जैसे आपके जितने पतंजलि स्टोर्स हैं वहाँ पे आप मेरे बैग को सेल कीजिए, क्योंकि आपका मार्केट बना हुआ है और मैं अभी नया हूँ, मुझे कोई जानता नहीं। तो इसके लिए बाबा रामदेव को डायरेक्ट हमसे मिलेंगे नहीं, तो फिर कैसे मतलब होगा कि बनेगा भी नहीं ना वो पतंजलि में। इसी ऐसा है, पहला चीज तो आप अपना क्वेश्चन को ठीक से फॉर्मुलेट करिए जी। आप कह रहे हैं बाबा रामदेव को आपका बैग बेचे, क्यों बेचेंगे? क्योंकि वो स्वदेशी की बात करते हैं। तो स्वदेशी की बात करते हैं, ठीक है, बट आपकी तरह और भी सप्लायर्स हैं मार्केट में। व्हाट एक्चुअली यू कैन थिंक ऑफ कि आपका जो सामान बिकता है
जी और आप अपना झोला को ग्राहक के लिए रखते हैं ना, जी तो आप मुझे मौका दीजिए झोला रखने का। जी कोर्स दैट विल बी अगेंस्ट द कॉस्ट, जो आपको मिलना है वो कॉस्ट हो जाएगा, दैट्स ओके। बट इस अप्रोच से जाएंगे देन दिल से कि ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, चलिए आइए। मे बी उनका ये बिडिंग वगैरह जो होता है वो प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस, उसमें आप लग जाइएगा तो हो जाएगा। तो बिडिंग प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं है सर। आरएफपी बोलते हैं, वो आई डोंट नो क्या होता है, बट आरएफपी जो बड़ी कंपनियां हैं वो आरएफपी करके वेंडर्स को लेती हैं। जी आरएफपी कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप प्रपोजल देंगे, आप अपना प्राइस कोट करेंगे, आपका जो लेवल ऑफ उनका कोई फॉर्मेट होगा वो देंगे, तो उसमें आप लिखेंगे कि हम साल में कितना सप्लाई कर सकते हैं, कितने जगह सप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नहीं, सप्लाई वेंडर, आप वेंडर हो गए ना, यस तो वेंडर का उनका इवैल्यूएशन का कोई शीट होता होगा, जी। वो शीट के हिसाब से आप करेंगे काम। तो सर फर्स्ट टाइम उनसे हम कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे एक अप्रोच करेंगे? मतलब गली या फिर? नहीं, आप हरिद्वार जाएं, यस हाँ, फिजिकली अपॉइंटमेंट लेके जाएं, हरिद्वार जाएं, और वहाँ पे जो उनके जो भाई हैं जो ये सब कारोबार देखते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लें। आपका या पहले फोन एज ए वेंडर, एज वेंडर, तो आपका ये है, वो हो सकता है आपसे कई सवाल किया जाएगा अपॉइंटमेंट देने के पहले, जो उनके जो भाई हैं जी, तो उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लें तो काम हो जाएगा। ओके। तो हो जाना चाहिए, दैट इज हाउ आई फील। क्योंकि अभी तक उनके किसी भी स्टोर पे जूट का प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, और आई नो कि बाबा रामदेव इज नॉट मैन्युफैक्चरर ऑफ एवरीथिंग। देखिए, आप फिर कह रहे हैं कि आप जूट बैग वहां मत बेचिए, आप उनको कहिए कि आप जो वो सामान है जो किसी को ठोंगे में देते होंगे, प्लास्टिक बैग में देते होंगे, वो आपके बैग में दें, ऑफिशियली यूज के लिए। ऑफिशियल यूज के लिए आफ्टर सेल्स। यस, तो वो आप एंट्री ले लीजिए, उसके बाद आप जो करना है करिए, बट दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। उसके लिए तो अपॉइंटमेंट मुझे मिला है सर, बिहार और झारखंड दो स्टेट के लिए। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। या अजीत सर इज द हेड ऑफ बिहार एंड झारखंड at Mela Road, Patanjali Yoga Pith. That's very nice. That's very heartening. Good. एक तरह से ब्रेक थ्रू पे ये। यस, वेरी गुड। और बोलिए, और किन्हीं का कोई सवाल हो? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जो सेशन हमारा था वो आपके काम आएगा, और कभी कोई और सलाह की जरूरत हो तो कभी निमिषा जी के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हाँ फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ, मतलब अभी जो था टॉपिक दिया गया निमिषा जी द्वारा, मैंने उसको किया है। On my own and on behalf of Bihar distributors, extend you our sincere thanks. Our sincere thanks to you. आपने टाइम स्पेयर किया अपनी बिजनेस रहने के बाद भी, और हम समझते हैं कि जो आपने डेलिब्रेशन दी होगी वो यूजफुल तो होगा कुछ आप लोगों के लिए। हम ये कुछ वर्ड इसलिए लगा रहे हैं डेलिब्रेटली, ठीक है, 100% आपके लिए यूजफुल नहीं हो, बहुत सी मार्केटिंग की चीज़ उन्होंने बताई है जो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद आप उसको यूज करेंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे यूज करने के लिए कुछ टिप्स तो मिला होगा, और इसलिए हम सर धन्यवाद देना चाहेंगे वंस अगेन, और एक छोटा सा एज ए गुड ऑफ गेस्चर एंड टू पे रेस्पेक्ट टू यू बस देना चाहेंगे जो हमारे मेंबर के द्वारा मैन्युफैक्चर है। ओह आई सी। Thank you. Thank you. Thank you. Yes, why not?
coming. Come. सारे स्टार्टअप Thank you. So you are inspiration. The startup enthusiast बहुत लोग आते हैं, लेकिन फाइटर पायलट को देखा है ना तो मतलब और क्या बात? वही Come join. Yeah, just kept the death and everything. सिद्दीकी साहब आप भी आए? Please come. Most important. नहीं, इसमें आपका इम्पोर्टेंस कम कैसे होगा? Thank you. So lastly, vote of thanks मेरी तरफ से कि the session was totally sir मेरा MBA किया हुआ टाइम हो गया, but लग रहा था कि you have just prepared everything very freshly. और Last night. Yeah. Last night. Okay. मेरे पास टाइम नहीं था, कल रात में बैठ के बनाया है एंड आई मेल यू 11:30-12 बजे रात में. Yes. गुड, वो मेल मिला ना? And everything that replication and everything would be important और ऐसा सच में स्टार्टअप्स को पता होना चाहिए और सच में यूज करे तो बहुत अच्छा है. हाँ, Because we are doing this retentions वाली चीजें में बहुत सारी कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, वो लोग समझते नहीं है रिटेंशन ऐसे नहीं होता. रिटेंशन एक्विजिशन एंड रिटेंशन, बस ये दो चीज स्टार्टअप सीख ले तो बाकी फिर, और वो रिटेंशन खुद ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी होता है कि कैसे हमको रिटेन करना है. तो मार्केटिंग events we are doing retentions for many of the companies. गुड, थैंक यू. Thank you. Thank you.